प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। आइए एसएससी एमटीएस जीएस रिसर्च क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। राजा राज प्रथम एक चोल सम्राट थे जो 985 में गद्दी पर बैठे थे। तो पहला प्रश्न ऐसे होता है कि राजा राज प्रथम एक चोल सम्राट थे। चोल सम्राट दक्षिण भारत का विस्तार था। चोल दक्षिण भारत में इसका विस्तार था। किसका? चोल सम्राट का। तो कभी यही पूछता है कि दक्षिण भारत में किस साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार था, तो चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में ही था। राजा राज प्रथम का एक चोल सम्राट था जो 985 में गद्दी पर बैठा था। गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से पूछता है कि गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित हैं। गुरु विपिन सिंह। भारत का प्रथम लौह अयस्क बंदरगाह मार्मोगोवा गोवा में है। मार्मोगोवा गोवा का एक बंदरगाह है जहाँ पर लौह अयस्क बंदरगाह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से निर्यात किया जाता है। लौह अयस्कों का निर्यात और आयात किया जाता है, इसीलिए इसे लौह अयस्क बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मार्मोगोवा कहाँ है? गोवा में है। ये भी पूछता है कि मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारत के संविधान में 43 भी जोड़ा गया है, जिसमें राज्य सरकारी स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो किस संविधान संशोधन में? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। आर्टिकल क्या होगा? 43B में किया गया है। सब स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता प्रदान किया गया है। किसमें? 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता, इनकी क्या, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यता रखती हो। नेक्स्ट देख लीजिए। तेंदुलकर समिति के माध्यम से प्रति व्यक्ति उपभोग आय के आधार पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया जाता है। तो पूछता है कि गरीबी रेखा का अनुमान प्रति व्यक्ति आय उपभोग के आधार पर लगाया जाता है और किस समिति के द्वारा? तो तेंदुलकर समिति के माध्यम से। फिर उसके बाद इसको रंगराजन ने फिर से परिभाषित किया और कहा कि रंगराजन समिति ने इसे खारिज कर एक नया मानक दिया। तो पूछ सकता है कि वह कौन सी समिति है जो तेंदुलकर समिति को खारिज किया था? तो रंगराजन समिति तेंदुलकर समिति को खारिज करके बताया कि इसका एक मानक दिया गया। इस मानक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति मासिक आय 32 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय 47 रुपया होना चाहिए। तो कभी कभी यही पूछता है कि जो रंगराजन समिति है उनको खारिज कर एक मानक दिया गया, उस मानक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना था आपका? 32 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपया निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? रंगराजन समिति के द्वारा। और इसको खारिज तेंदुलकर समिति को इसने रंगराजन ने खारिज किया और मानक बनाया प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और तेंदुलकर समिति का माध्यम से प्रति व्यक्ति उपभोग आय के आधार पर इसे बनाया गया था। तेंदुलकर समिति, ये दोनों याद रखिएगा कि इनका क्या मानक था। एक का प्रति व्यक्ति आय था और एक का उपभोग व्यय के आधार पर बनाया गया था। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध को जब युद्ध लड़ा गया तो यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ था। इसीलिए पूछा जाता है कि वह कौन सी लड़ाई है, वह कौन सा युद्ध है जो निर्णायक साबित हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसका नेतृत्व पूछता है कि बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसका नेतृत्व करता कौन था? हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान, तो पूछता है कि बंगाल का नवाब, जब बक्सर की लड़ाई हुई थी बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम। फिर पूछता है कि अवध का नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला। कौन? बक्सर की लड़ाई के समय। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों के बीच में लड़ी गई थी, इसलिए इसको संयुक्त सेना कहा गया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था। तो पूछता है कि किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई? तो बक्सर के युद्ध में
विजय प्राप्त हुई। ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से पूछता है कि बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच संयुक्त सेनाओं के द्वारा लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध देख लीजिए, ये भी युद्ध महत्वपूर्ण था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। तो पहले तो आप डेट याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कभी कभी डेट बना के देता है 23, 24, 25, 26 जून, और नहीं तो फिर सन देता है 1757 को। बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। तो जनरली आप याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद इसके सहयोगी जो थे वो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी सहयोगी के बीच लड़ा गया था। इनमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई थी, यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, और बक्सर की लड़ाई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो याद रखिएगा दोनों का डेट, सन, और बंगाल के समय नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इनके सहयोगी कौन थे? फ्रांसीसी। ठीक है, दोनों की विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी दोनों युद्ध में, याद रखिएगा। द ग्रेट इंडियन नोवेल को लेखक शशि थरूर हैं, शशि थरूर। इनकी प्रमुख रचना है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, एन एरिया फॉर डार्कनेस, सो बिजनेस बैक इंडिया। ये इनकी, शशि थरूर एक लेखक है, भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। बैक्ट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम है, इसको H2SO4, इसका पूरा इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बैक्ट्रिक अम्ल क्यों कहते हैं आपको बता दे रहे हैं कि बैटरी में इसका यूज होता है, जो निर्माण होती है इन्वर्टर वगैरह जितने भी बैटरी होते हैं उनका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है, इसीलिए इसको बैक्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिर देखिए, हरिशेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। तो पहले जान लीजिए कि हरिशेन कहाँ के थे? 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। हरिशेन एक संस्कृत कवि थे जो संस्कृत में कविताएं लिखते थे या रचना करते थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो पूछता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे। हरिशेन हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, याद रखिएगा, हर्षवर्धन ये पूछता है। हम आपको बता दें समुद्रगुप्त को यहाँ याद रखिएगा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, नेपोलियन ये पूछता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर देखिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। सीधे सीधे पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, डायरेक्ट पूछता है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। दक्कन मार्ग लिटिल अंडमान और भारत के दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, याद रखिएगा। दक्कन मार्ग लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। एक उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पूछता है कि एक उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत विशेष चुनाव में अधिकतम 2 सीटें क्या करता है? 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 धारा आपका हो जाएगा 33 के तहत। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी में केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, इसे अशोक ने बनवाया था। ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण में, बिहार के पूर्वी चंपारण एक बिहार का जिला है जहाँ पर मोतिहारी जगह है। पूर्वी चंपारण जिला है, मोतिहारी वहाँ का एक जाना माना शहर है। उसमें केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसे अशोक ने बनवाया था। आज हम इस क्लास के बारे में थोड़ी चर्चा ये करेंगे कि आपको कई सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स दिया जाता है, रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि वनडे एग्जाम में एक विषय से 10 से 12 क्वेश्चन आए और कोई कंफर्म नहीं होता है। कभी कभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी ना के बराबर क्वेश्चन पूछे। इसीलिए आपको सारी तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट से वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। 25 क्वेश्चन वनडे में 20, 25, 28, 35 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी कोई निर्धारित नहीं होता है बड़े एग्जामिनेशन की तरह कि इसमें आपके ये इन सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। कभी 1 देता है, कभी 2 देता है, कभी ना के बराबर देता है। इसीलिए ये आपके सारे सब्जेक्ट के रिसर्च क्वेश्चन है जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर करना न भूलें।